अभय जी, आपके सामने कुछ नंबर्स रखते हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा। 2004 में ईवीएम के आने के बाद कुल 156 विधानसभा चुनाव देश में हुए हैं, जिनमें से 51 बार सबसे बड़ी पार्टी बदल गई है उस विधानसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव 5 हुए हैं, जिसमें 3 बार बीजेपी और 2 बार कांग्रेस की सरकार आई है। ये है कि आप दो तरफा स्टैंड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेंगे तो फिर जनता आप पर शक करेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभय जी। अंजना जी, इलेक्ट्रॉनिकली वोट मैनिपुलेशन ईवीएम का अर्थ है भारतीय जनता पार्टी सत्ता की सुहागिन बने रहना चाहती है। विवाह कर लिया क्या ईवीएम से साहब आपने कहा कि बूथ लूटे जाते थे। सुधांशु त्रिवेदी जी, बूथ लूटे जाते थे तब जग जाहिर हो जाता था, जब वो बैलेट पेपर से होता था कि बूथ लूट लिए। अभी तो ईवीएम से वोट लूट लिए, सत्ता लूट ली आप लोगों ने। सवाल उस बात का है सुधांशु त्रिवेदी जी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मैं सिर्फ 3 सवाल देश के सामने रखना चाहता हूं और साहस हो तो इन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। 2019 का लोकसभा का चुनाव था। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप बनाया, माय वोटर टर्नआउट ऐप। एक बोले लाइव आप तो रियल टाइम डेटा लीजिए, इधर कंस्टिट्यूएंसी में वोट डाला और आपको पता लग जाएगा कितने वोट डले। 6 लगातार 6 जो वोट हुए वहां सत्र में, उसके डिस्प्ले किया उन्होंने। 7वें से उन्होंने सिर्फ वोट परसेंटेज डाला और बाकी 6 के 6 हटा दिए। क्यों हटा दिए? तो एक एडीआर एक संस्था है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के लिए काम करती है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा लगाया। उसने कहा कि साहब एक गंभीर घटना हो गई इस देश के लोकतंत्र के साथ। उन्होंने कहा है कि द मास्टर समरी ऑफ 542 कॉन्स्टिट्यूएंसी, उन्होंने कहा कि 542 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें से 347 संसदीय क्षेत्रों में ऐसा हुआ है कि वोटर टर्नआउट और गिने हुए वोटों में बड़ा भारी अंतर आ गया। और बड़ा भारी कितना? 1 वोट से लेकर 1 लाख वोट तक का अंतर आ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। और कंस्टिट्यूएंसी के नाम दिए कि जिनको जीती हुई कंस्टिट्यूएंसी बताया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, वहां पर सच्चाई यह है कि जो वोट कास्ट और वोट गिने गए हैं वो हार जीत के अंतर से भी बड़े हैं। तो ये देश के सामने ये जवाब दीजिए कि क्यों ऐसी घटना हुई। दूसरी घटना हमने हरियाणा की दर्ज कराई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। हमने कहा कि साहब 20 स्थान ऐसे निकले प्रामाणिक रूप से जिनमें बैटरी 99% है। यह कैसे संभव हो सकता है कि बैटरी 99% हो? हमने तीसरा जिम्मेदारी से यह बात कही कि वो भिंड में 2017 में हो या कासरगोड केरला में हो, यह कैसे संभव है कि मॉक टेस्ट में आप बटन कोई दबाइए कमल का फूल निकलता है या एक्स्ट्रा पर्चियां कमल के फूल की निकलती। इसका अर्थ यह है कि जो मशीन प्रोग्रामेबल है उसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है कि वोट किसी को दो और पड़ेगा किसी को, डिस्प्ले में वही दिखाई देगा जो आपने वोट कास्ट किया है। एलन मस्क ने बाकायदा एक स्पीच दिए, उसने कहा कि टेक्नोलॉजी के मामले में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, ये ईवीएम को तुरंत हटा देना चाहिए, जहां भी प्रयुक्त की जाती है ईवीएम का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन 3 सवालों के जवाब आज इस कार्यक्रम में आपको देने पड़ेंगे। और एक और बता दूं मैं आपको बात, एलॉन मस्क पर अगर आप अपनी दलीलों को पेश करेंगे, एक सेकंड अभय जी, एलॉन मस्क पे अगर अपनी दलीलों को पेश करेंगे तो उनका हाल का ट्वीट वो भी देख लीजिए, जिसमें वो भारत की किसी ने ट्वीट किया था। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल कि भारत में देखिए कितने जल्दी से तमाम वोट्स काउंट कर लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने उस पर अप्रूवल भी अपना दिया था। तो एलॉन मस्क एक दिन कुछ कहते हैं और उनके बाद पर आप कैसे मतलब पूरी अपनी दलील को पेश करेंगे? अबे जी सुनिए ना, कोर्ट ने क्या कहा है, मैं तो आपको वर्डिक्ट सुनाना चाहती हूँ। और ये भी नहीं है जो पीआईएल पर बीते दिन कहा है दोनों ही जस्टिस ने, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ है, पीबी वराले हैं, जिन्होंने कहा जब नायडू या रेड्डी हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम से छेड़छाड़ की गई, जीतने पर कुछ नहीं कहते, इसे कैसे देखा जाए? मैं तो आपको असल जो पूरा मामले की सुनवाई हुई, जिसमें तमाम पार्टियों ने आप लोगों के पक्ष की तरफ से दलील रखी गई। देखिए, जनता में अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। एक सेकंड सुधांशु जी, 26 अप्रैल 2024 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिन्हें शक है वो राजनीतिक पार्टियां ईवीएम की जांच करवा सकते हैं। 7 दिन के भीतर शिकायत दीजिए। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम्स में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। 5% ईवीएम्स को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधित्व चुनेगा और फिर वीवीपैट से उसका मिलान होगा। ये प्रक्रिया का पालन हो रहा है। ये रास्ता क्यों नहीं अपनाते हैं आप लोग? असल रास्ता
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऐसा तो ये है ना अंजना जी, आप जी। मुझे पता था कि आप जैसी विद्वान पत्रकार ये क्रॉस क्वेश्चन जरूर करेगी एलन मस्क का। एलन मस्क साहब ने जिस कॉन्टेस्ट में कहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी झूठ फैला रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है इनकोर। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो टेबुलेशन है वो इतनी फास्ट हो गया, उस पर एलन मस्क ने रिप्लाई किया है। एलन मस्क ने दोहरा व्यवहार नहीं किया। एक बात बता दूं, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्यों साहब एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष सत्ताधारी दल है जिनको यह आपत्ति नहीं होती कि 11 दिन बाद वोट परसेंटेज अपडेट करते हैं और 7-7, 8-8% वोट बढ़ जाता है। मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है, 9 और 10-10% भी वोट परसेंटेज बढ़ा है अपडेट करने में 8-8, 9-9 दिन बाद। क्यों ये संभव हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। चलिए आप ये करा लेते हैं कि 10 जगह करा कर देखिए। चलिए इसी महाराष्ट्र में 10 जगह बैलेट से करा के देखिए, पर्चियां निकाल करके आपको पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी, कि मतदाता मत किसको दे रहा है और कैसे इस सत्ता का हरण किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और मैं बता दूं, एडीआर की उस याचिका पर डिस्पोज ऑफ किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहकर, टेक्निकल ग्राउंड पर नहीं कि ऐसी बहुत सारी पिटीशन लगी हुई है, उनका कॉग्निसेंस हम ले रहे हैं, और ये डिस्पोज ऑफ कर दी। इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी, इतने बड़ा विरोधाभास बताया कि वोट जो डाले गए और वोट काउंट किए गए उसमें इतना बड़ा अंतर है, तो ये कैसे संभव होता है? करा कर देखिए बैलेट से आप वोट, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए सुधांशु जी। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से नहीं हारे हैं, वो तो पुलिस के प्रयोग की वजह से हारे हैं। अद्भुत तर्क देखिए इंडी गठबंधन वालों का। यूपी में पुलिस का दुरुपयोग होने के कारण हारे हैं और महाराष्ट्र में ईवीएम का दुरुपयोग होने के कारण हारे हैं। और यदि कांग्रेस पार्टी और अभय जी को इतनी समस्या है तो मैं इनसे विनम्रता से कहना चाहता हूं, क्यों आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की 10 कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी झारखंड और कश्मीर की सरकार इस्तीफा दे दे और कहे कि दोबारा चुनाव होना चाहिए और वो भी बैलेट से होना चाहिए। मैं क्या, अंजना जी, मैं क्या कह रहा हूं, इसका निराकरण एक ही है। हम नहीं कह रहे कि झारखंड में ईवीएम से कराओ, हम तो कह रहे हैं झारखंड में भी बैलेट पेपर यूज करो, महाराष्ट्र में भी करो, कर्नाटका में भी करो, तमिलनाडु में भी करो, पूरे देश में करो। ठीक है, हम कहां कह रहे हैं ऐसा कि जहां हम जीत रहे हैं वहां ईवीएम का यूज करो। अल्कलाइन बैटरी पर जो वॉट है, वोल्टेज है, वो कम होने पर, अल्कलाइन होने पर 99% दिखाना, इस पर आपने हाथ उठाया था, तो जवाब दीजिए। और वो कह रहे हैं कि हम तो हर जगह बैलेट पेपर की बात कर रहे हैं ना, तो उनका आशय यही है कि आप चुनकर कुछ राज्यों में धांधली कराते हैं। मैं संक्षेप में जवाब देता हूं। अंजना जी ऐसे बता रहे हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पीएचडी करके आए हों कि साहब वो बैटरी का मटेरियल और बैटरी का वोल्टेज क्या होता है। अंजना जी, एक ही क्षण सुधांशु जी, आपके जितना विद्वान तो नहीं, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी पढ़ाई की और मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी लेजर फिजिक्स में किया है। दूसरी बात, आपके जितने विद्वान हो भी नहीं सकते। आपके जितने बड़े साइंटिस्ट हम हो पाएंगे क्या कि विमान को रडार से बादलों में छुपा दें, हम गटर की गैस से चाय बना लें? इतने विद्वत्ता हमारी नहीं है, इतने बड़े वैज्ञानिक नहीं है। मेरे तकनीकी सवालों का एक भी जवाब आपने नहीं दिया, क्योंकि आप कुछ छुपाना चाहते हैं और सत्ता लोकतंत्र को लूटना चाहते हैं। जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। झारखंड में धांधली हुई, हम तो कह रहे हैं हर जगह बैलेट पेपर करा लो। झारखंड में धांधली हुई, हम तो कह रहे हैं कि भाई ईवीएम ले जाओ और मोदी शाह के घर पे रख दो। सवाल यह है कि हम इतनी बड़ी व्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन जो हमारी, और लोकसभा चुनाव में तो स्टेक सबसे हाई था, 240 पर बीजेपी अटकी और अब वो सरकार चला रही है गठबंधन की, जिसमें वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर है। अगर ईवीएम हैक करना इतना आसान रहता तो ऐसी परिस्थिति बनती। आज जो ये प्रश्न उठ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अब हम बैलेट पेपर यात्रा निकालेंगे, क्या ये सही है? देखिए जना जी, इसके दो पहलू हैं और मुझे लगता है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम को मैनिपुलेट करके चुनाव को जीता जा रहा है, तो मेरा जवाब एक पत्रकार के नाते ये होगा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं, लिहाजा मैं कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। और मेरी लाइन इस बारे में बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मेरे पास किसी तरीके का कोई सबूत अभी तक नहीं आया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया। ये इसका एक पहलू। अब दूसरा पहलू क्या है, क्या ईवीएम को लेकर लोगों के मन में संदेह है या संदेह? मैं आपको सिर्फ सीएसडीएस का एक सर्वे बताता हूं जो 2024 के लोकसभा चुनाव के समय किया गया था। इसमें सवाल पूछा गया कि क्या सत्ताधारी पार्टी ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है? जवाब 17% लोगों ने कहा कर सकती है।
28% लोगों ने कहा कुछ हद तक कर सकती है, 11% लोगों ने कहा ज्यादा नहीं कर सकती है, और सिर्फ 16% लोगों ने कहा कि ईवीएम में छेड़खानी नहीं कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी लोग पूछे गए थे उसमें 56% लोगों के मन में यह संदेह था कि ईवीएम में थोड़ी बहुत ज्यादा या पूरी हद तक गड़बड़ी की जा सकती है। अब जो प्रश्न खड़ा होता है कि जब ये संदेह खड़ा होता है तो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर संदेह प्रश्न खड़ा होता है, जो देश की राजनीति के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। इसमें मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जो सिनिसिज्म है इसका जवाब देना चाहिए और लोगों को संतुष्ट करना चाहिए कि भाई जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं वो आरोप गलत है। और मेरी जो तकलीफ इलेक्शन कमीशन से यह कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मसले पर जिस तरीके से खुलकर सफाई देनी चाहिए थी वो नहीं दे रहा है। प्रश्न अब इस बात को लेकर, मान लीजिए कि चलिए फर्ज कर लीजिए कि ईवीएम में गड़बड़ी है, नहीं गड़बड़ी, हम उस डिबेट पे नहीं पढ़ते। मान लीजिए अगर विपक्ष ये कहता है, और विपक्ष एक स्टेक होल्डर है भारत के लोकतंत्र के अंदर, ऐसा तो है नहीं विपक्ष एक स्टेक होल्डर नहीं, विपक्ष अगर ये मांग करता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए तो उसको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। छोटा सा जवाब आशुतोष जी दे रहे हैं, फिर अभय जी आ रही है। देखिए आपने जो सवाल किया, इस तरीके के ऑप्शन अमेरिका के कुछ राज्यों के अंदर है जहां पोलिंग बूथ पर ईवीएम भी होता है और बैलेट पेपर भी होता है। वहां का नागरिक अगर चाहे तो ईवीएम का इस्तेमाल करे, चाहे वो बैलेट पेपर का इस्तेमाल करे, ये उस नागरिक की अपने डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता। पहली बात, इसका मतलब ये व्यवस्था है। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर ये है कि अगर ईवीएम को सिर्फ आपने एक प्रेस रिलीज जारी की, कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिख दी, इससे काम नहीं चलने वाला। चुनाव आयोग को सारे विपक्षी दलों के साथ आमने सामने बैठकर एक्सपर्ट के साथ इस समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि अगर यह संदेह गहराता जाएगा तो भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे। और मैं एक बात और बता दूं सुधांशु जी के लिए कि यह प्रश्न सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी ने 2009 में बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इशू किया था, और जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब लिखी थी जिसका प्रस्तावना खुद लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा था। बिल्कुल, और जीवीएल साहब ने किताब लिखी, आडवाणी जी ने। जो पार्टी हारती है वो इसको आड़ बनाती है, इसके पीछे छिपने के लिए। क्या इस आरोप में दम नहीं है अभय जी? वरना आप लोग भी चाहते निवारण हो, जल्द से जल्द कोशिश करते और इसको एक तार्किक अंत तक ले जाते। सुप्रीम कोर्ट तो आप गए ही थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई हाँ 5% जो वोट्स है उनका वीवीपैट से मिलान हो। अब इसके आगे क्या? चुनाव दर चुनाव हम यही सुनते रहेंगे? देखिए, इलेक्टरल रिफॉर्म्स पर लंबे समय से बात हो रही, जो तर्क आप हमारे खिलाफ यूज कर रही हैं कि जिन राज्यों में हम जीत जाते हैं वहां नहीं आवाज उठाते हैं, हमने कोर्ट ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लिए सर कोर्ट ने कहा, हाँ आपने कहा कोर्ट ने कहा या भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो किताब निकालती है, और जब सत्ता को मैनिपुलेट ईवीएम से जैसा हमारा आरोप है करती है तो एकमात्र दल है जिसको कोई आपत्ति नहीं होती। क्या फर्क पड़ता है? अगर देश को प्रजातंत्र में आस्था व्यक्त करनी है तो बैलेट पेपर से, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिएगा आप, अगर मैंने पूरा केस स्टडी किया है। उत्तर प्रदेश में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए उसके कुछ ही महीनों बाद जब हनीमून पीरियड था तब लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए। अंजना जी आप हतप्रभ रह जाएंगी, जहां स्थानीय निकाय में बैलेट से वोट हुआ 85% भारतीय जनता पार्टी हार गई, और जहां ईवीएम से हुआ था वहां 100% सीटें जीत गई। एक ऐसा कैसे संभव है एक ही स्टेट में? और 85% रूरल एरिया में हार गई भारतीय जनता पार्टी क्योंकि वहां बैलेट से वोट था। तो अगर शंका इस देश के लोगों को है, जैसा आशुतोष जी ने कहा, ये कब की बात कर रहे हैं आप? कौन से साल की बात कर रहे हैं? जहां भी ये वाला बैलेट पेपर वाला, ये जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था, जब आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बने थे, उसके कुछ ही दिनों कुछ महीने के बाद की स्थानीय निकाय के इलेक्शन हुए थे, उसका मैं बात बता रहा हूं। मैं जहां भी जाता हूं, जहां ट्रेवल करता हूं, आप विश्वास मानिए वहां पर मुझे जो भी गाड़ी वाला होता है वो कहता है कुछ ना कुछ तो मैनिपुलेशन है भैया। लेकिन तब आप सरकार थे, तब आपने भी बैलेट पेपर से वोट कराने की मांग नहीं मानी ना? आप करा देते उस साइड कि खाली फुटबॉल खेलते रहते? अंजना जी हमको नहीं फुटबॉल नहीं। अब मनमोहन सिंह जी जैसे नेता जी से ये अपेक्षा नहीं कर सकता है देश, ना भूतो न भविष्यति, कि वो कोई इलेक्शन को इस तरह मैनिपुलेट करेंगे। खैर, आज जब देश में इस बात की शंका है और कई सारे प्रमाण, मैंने कहा ना कि एडीआर तो आप जानती है एक ट्रांसपेरेंट संस्था है जिसने बहुत अच्छे रिसर्च के साथ ये किया। वो डेटा आज भी परसेंटेज डालते हैं, वो एग्जैक्ट वोट नहीं डालते हैं। इनसे कहा एडीआर ने उसमें कि आप 17C फॉर्म अपलोड कर दीजिए, चलिए वो कहीं तो कुछ पारदर्शिता को स्टार्ट कीजिए। भाई मजा आया।
खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।